प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स माफ़ी चाहूँगी मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आना चाह रही थी। आदिकाल, भक्तकाल, रीतिकाल से ये बताना चाहती थी कौन-कौन सा टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन दुर्भाग्यवश अफ़सोस हो रहा है कि मेरा मोबाइल पूरा फिर से रिपेयर होकर आया है। 2-3 दिन मोबाइल खराब ही पड़ा था। खराब इसलिए हो गया था क्योंकि स्पेस कम था और इसमें डाटा बहुत ज़्यादा था। है ना? बहुत सारे पीडीएफ मैंने डाउनलोड करके रख लिए थे, बहुत कुछ मैंने टाइप करके रख लिए थे, वो सारा मतलब नष्ट हो गया। क्या बताएँ अफ़सोस भी बहुत हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये सब नोट करके रखा था। तो अभी चलिए बात करते हैं आदिकाल की। केवल आदिकाल का टॉपिक मैं इतने में ही समझा दूँगी आपको कि आपके एग्ज़ाम के लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है आदिकाल से और कहाँ से प्रश्न बनते हैं। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत बड़ी वीडियो मैं नहीं बनाऊँगी, इम्पोर्टेंट तथ्य ही मैं आपको बताती चली जाऊँगी। इसको मैंने ऑलरेडी टाइप किया था लेकिन अफ़सोस हो रहा है कि मोबाइल खराब था और खराब होने की वज़ह से मुझे रिपेयर के लिए देना पड़ा क्योंकि मोबाइल ओपन ही नहीं हो रहा था। तो बिल्कुल पूरा नया होके आ गया है। फिर से मैंने सारे ऐप डाउनलोड किए हैं, कुछ ऐप अभी मैंने डाउनलोड कर भी नहीं पाए हैं। बस आप तक अपनी बात पहुँचाना चाह रही हूँ कि आपको आदिकाल में क्या पढ़ना है। ठीक है, और प्रश्न कहाँ बनता है, बिल्कुल कथा वाचन की तरह आप थोड़ा-सा 20 मिनट या 15 मिनट की वीडियो बनेगी, सुनते रहना। सब एक-एक चीज़ समझाती चली जाऊँगी मैं। ठीक है, एक देखो यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ हैं, पद्धतियों से प्रश्न कम बने हैं, नहीं बने हैं। प्रश्न कहाँ बनता है, जो इतिहास लेखन के ग्रंथ हिंदी इतिहासकारों लेखकों ने लिखे हैं, वहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है? ये शिव स सरोज किसका ग्रंथ है, इसका प्रकाशन कब हुआ है या गारसा ददासी ने किस भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? बहुत ही सामान्य प्रश्न बनता है ना? एक-एक लाइन का उनका प्रकाशन वर्ष या फिर कभी-कभी सुमेलित करने के लिए आता है। बस एक सामान्य सा प्रश्न यहाँ से बनता है। फिर अब बात करते हैं हम सबसे पहले हिंदी साहित्य के काल विभाजन का। आदिकाल की बात करते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी तक बताना चाहूँगी, अभी तक जो है 2005 से लेकर के 2000 अभी 20 तक का डाटा आपको बताऊँ मैं, तो 20 तक बता दूँ कितने प्रश्न बने हैं, 80 से ज़्यादा प्रश्न बन चुके हैं, ठीक है? केवल 2005 से लेके 20 तक में 80 प्रश्न बने हैं और वो 80 प्रश्न इन्हीं टॉपिक से बने हैं। यही 4-5 टॉपिक हैं जिसको मैं अभी क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिए, चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्न कहाँ से बनता है। एक प्रश्न बनता है यहाँ से कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो है, काल विभाजन बड़ा इम्पोर्टेंट है और सभी इतिहासकारों के अनुसार आपको काल विभाजन रखना है। आपको ये भी पता है कि सर्वमान्य काल विभाजन किसका है, तो आचार्य शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का सर्वमान्य है। छात्रों, विद्यार्थियों को उसी का अध्ययन कराया जा रहा है, ठीक है? आप 9th टू 12th देखें या फिर बीए, एमए जहाँ भी देखें, आचार्य शुक्ल का और नगेंद्र का काल विभाजन ही देखने को मिलता है हमारी किताबों में। तो आपको एक एक चीज़ देखना है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन और नामकरण दोनों ही देखना है कि उन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया है ना? क्या-क्या उसका नामकरण रखा है, जैसे उन्होंने 11वाँ भाग विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान कर दिया। अभी हम हाल ही में प्रश्न बना था कि जॉर्ज ग्रियर्सन किसके काल विभाजन में ब्रज भाषा का कृष्ण काव्य भी आता है, ठीक है? तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, ठीक है? तो ये चीज़ आप देखना है। मिस्र बिंदु का काल विभाजन फ्रेंड्स ज़्यादा मान्य नहीं था क्योंकि इन्होंने व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत नहीं किया था। थोड़ा-सा इनके काल विभाजन को आप देखना। आचार्य शुक्ल को देखना ही देखना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का भी काल विभाजन आप देख लेना क्योंकि इनके काल विभाजन से कैसा प्रश्न बनता है, नामकरण, है ना? कि संधि काल किसने कहा, चारण काल किसने कहा, मतलब किसको? प्रारंभिक काल को। आदि काल को इन्होंने संधि काल भी कहा है, चारण काल भी कहा है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखना, इनका समय काल ध्यान रखना, इन्होंने 750 से स्टार्ट माना है आदि काल को। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है? काल विभाजन से प्रश्न बनेगा। गणपत चंद्र गुप्त का देख लेना, है ना? डॉक्टर नगेंद्र का तो आप देख लेना, इम्पोर्टेंट है। और बच्चन सिंह का थोड़ा देख लेना, इन्होंने अपभ्रंश काल कह दिया है। अब यहीं पे देखो काल विभाजन और नामकरण दोनों फ्रेंड्स साथ-साथ चलते हैं, ठीक है? काल विभाजन और नामकरण दोनों ही साथ-साथ चलते हैं। अब नामकरण कितने लोगों ने दिया है तो बता दूँ, 13 लोगों ने नामकरण का ज़िक्र किया है, ठीक है? 13 लोग हैं जो नामकरण का ज़िक्र करते हैं। तो अब 13 लोगों में से केवल 7 ऐसे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? 7 ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण, जिनका नामकरण पूछा ही जाता है। जैसे हो गया चारण काल, फिर बीज बपन काल, वीरगाथा काल और एक हो गया सिद्ध सामंत युग, एक हो गया आधार काल या अपभ्रंश काल, ठीक है? कभी-कभी संधि काल या चारण काल भी पूछा जा चुका है। तो ये 7 हैं जो कि 13 लोगों ने आदिकाल का नामकरण दिया है, लेकिन 7 ही जो इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको टिक कर लेना।
अब आता है फ्रेंड्स आदिकाल की विशेषता। एक बात कहना चाहूंगी, यदि आपने आदिकाल की विशेषता या प्रवृत्तियां पढ़ ली ना, तो यहाँ से कभी भी आप जो रासो साहित्य समझ जाएंगे, आप जैन साहित्य समझ जाएंगे क्या है, सिद्ध साहित्य समझ जाएंगे क्या है, अमीर खुसरो, ये सब सबको बिल्कुल आप समझ जाएंगे। ये या 4 टॉपिक आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे यदि आपने आदिकाल का साहित्य की विशेषता का डिटेल पढ़ा है ना। आप डिटेल पढ़ते नहीं हैं, आप क्या करते हैं, हेडिंग याद कर लेते हैं। हेडिंग आपने याद किया, इसके बाद हो गया फुर्सत हो गई। तो हमेशा यार जब आपको अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है तो आप थोड़ा डिटेल भी पढ़ लिया करो, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है ना। तो अब बात करते हैं आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियां। आपको पता है क्या क्या साहित्यिक प्रवृत्तियां थी, उनकी विशेषता क्या क्या थी, है ना। जैसे उन्होंने ऐतिहासिकता का अभाव रहता है इसमें, है ना। युद्ध वर्णन में सजीवता है, प्रामाणिकता में संदेह है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रामाणिकता में संदेह से प्रश्न बनते हैं। वीर एवं श्रृंगार की प्रधानता हमने पता है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते हैं, ये जितने भी चारण कवि हुए हैं, है ना। पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है, ये भी हमने देखा है ना। विविध छंदों का प्रयोग है, कल्पना की प्रचुरता है, क्योंकि जितना इतिहास है ना कल्पना पर आधारित है। सत्य बात कम लिखी गई है, और बाकी कल्पनाओं को आधार बना करके ग्रंथ लिखे गए हैं, इसलिए इसीलिए आचार्य शुक्ल इसको अर्ध प्रमाणिक कहते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं कि अब हम इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। माफी चाहूंगी फ्रेंड्स, मैंने कहा कि आचार्य शुक्ल इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, आचार्य शुक्ल ने इसको अप्रमाणिक मानते हैं। पूर्णतः कहा है आचार्य शुक्ल ने कि यह ग्रंथ पूर्णतः जाली है। ठीक है, ये बात हो गई। अब चलिए बात कर लेते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे कि फ्रेंड्स आदिकाल हिंदी साहित्य का रासो साहित्य हमें पता है। रासो साहित्य के जितने ग्रंथकार हैं, विशल देव रासो, है ना, पृथ्वीराज रासो, ये सब रासो साहित्य है। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, केवल इनका प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना है, इनके कवियों को याद रखना है, बड़े सामान्य प्रश्न बनेंगे। थोड़ा सा इनका डिटेल पढ़ना, जो इनके राजा रानी थे उनका क्या वर्णन है, क्या भूमिका रही है, बस थोड़ा सा विषय वस्तु आप याद रखें। बाकी यहाँ से ज्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वीर गीत प्रवृत्ति का कौन सा प्रमुख ग्रंथ माना गया है ना। वीर परंपरा का कौन सा प्रमुख ग्रंथ माना गया है, तो वीरशल देव रासो। तो इस तरह का कुछ कुछ प्रश्न बनेगा। इनके सर्ग याद रखें, है ना, किस काव्य की श्रेणी में आते हैं, कौन भक्त, कौन सा महाकाव्य है, कौन खंड काव्य है, कौन वीर गीत काव्य है, कौन आल्हा गीत काव्य है, ये चीजें आप याद रखना। ठीक है, ये बात हो गई। यहीं पे फ्रेंड्स एक बात आती है, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य क्या है। देखो सिद्धों की बता दो, सिद्ध साहित्य बहुत ही सरल है, दिए आप समझ गए तो बाकी कभी भी आपका गलत नहीं होगा परीक्षा में आने वाला प्रश्न। क्योंकि हमने देखा है कि आदिकाल को धार्मिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, धार्मिक दृष्टि से 3 संप्रदायों में बांटा गया है आदिकाल को। यदि धार्मिक दृष्टि से बात करूं तो एक जैन साहित्य आता है, एक सिद्ध साहित्य आता है, एक नाथ साहित्य आता है। ठीक है, अब बात करूं सबसे पहले सिद्ध साहित्य आता है, यहाँ पर ऐसे दिया गया है, लेकिन पहले सिद्ध साहित्य यही आता है। अब हमने देखा है कि जो बौद्ध धर्म था वही कालांतर में विकृत होकर क्या बन गया था, विकृत होकर वज्रयान बन गया था। ठीक है, ये जो वज्रयान थे इन्हीं को सिद्ध कहने लगे, यही सिद्ध बन गए। आप हमने देखा आचार्य शुक्ल ने कहा भी है कि सिद्ध कौन है, सिद्ध वो हैं जो मछुए, कहार, धोबी, दर्जी, मतलब उनका कहना है कि जो निम्न जाति के थे वो सब सिद्ध होते बन गए। अब आचार्य शुक्ल भी ये भी कहते हैं कि इसमें क्या था, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कैसे कैसे थे ये लोग जो सिद्ध थे, वज्रयान जो सिद्ध बन गए थे, धर्म की यह विकृत अवस्था थी यहाँ पर। और कहते हैं कि धर्म के जो वास्तविक आदर्श थे उसका स्थान यहाँ सही नहीं था। आचार्य शुक्ल ने यही बताया कि ये आचार विहीन थे, चमत्कार प्रदर्शन तथा भोग विलासी थे। कौन, सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य कैसे थे, चमत्कार विहीन तथा भोग विलासी थे। याद रखना, सिद्ध साहित्यों की भी विशेषता बता रही हूँ। और कैसे थे ये लोग, क्या करते थे, भोग विलास तो करते थे। सिद्धों का प्रभाव निम्न वर्ग पर पड़ा। ठीक है, निम्न वर्ग की अशिक्षित जनता पर पड़ा था। ये ज्यादा निम्न वर्ग पर ये प्रभाव डालते थे, जो अशिक्षित थे वो इनकी बात को मान लेते थे, ये जैसा कहते थे वैसा ही वो मान लेते थे। अब ये और कैसे थे, ये तंत्र मंत्र जादू टोना चमत्कार प्रदर्शन के से मतलब अपनी धाक जमा रहे थे, किस पर, अशिक्षित जनता पर। तो ये इनका काम था, किसका, सिद्धों का। ठीक है, यही सिद्ध हैं। अब समझ गए, सिद्ध जो जितना सिद्ध सिद्ध हम लोग करते हैं, सिद्ध साहित्य नहीं बनता है। अब ये है सिद्ध। अब सिद्धों में किसको पढ़ना है, केवल 4 को पढ़ लेना। ठीक है, सरहपा को, कणहपा को, और लुइपा को, डुम्बिपा को, 4 ही आते हैं फ्रेंड सिद्ध साहित्य में। अब केवल इनका ग्रंथ पढ़ना है आपको, और इनका एक परिचय देख लेना है।
है ना, केवल इतना ही पढ़ना है, इनके ग्रंथ देख लेना है कौन कौन से, जैसे सरहपा ने लिख दिया दोहा कोश, प्रश्न आता है दोहा के कोश किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है ना। या फिर प्रश्न बनता है कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है ना। इस तरह तो बिल्कुल सबरपा का याद रखिए, चर्यापद, इनका जन्म समय, इतना ही याद रखना है फ्रेंड्स। यहाँ से आपको बहुत सरलता से बता रही हूँ, यदि आपको वीडियो आज पूरा देखते हैं तो बिल्कुल अकेले में एकांत में बैठ करके मेरी बात को ध्यान से सुनते चले जाएं, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आदिकाल में पढ़ना क्या है, अब आता क्या है प्रश्न में, ठीक है। तो बस सिद्ध में ये आपने पढ़ा, द्वीपा को पढ़ा, डुम्बिपा का समय काल देखा आपने, कणहपा का देख लिया है ना। अब थोड़ा सा देख लेना इनको, कणहपा को राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि कणहपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थी, ठीक है। और आप लोग गलती करते हैं, कह देते हैं आचार्य शुक्ल ने कहा है, तो ये देखा आपने। अब बात करूं नाथ साहित्य की, तो नाथ साहित्य क्या है। देखो नाथ साहित्य वो है कि जब 12वीं शताब्दी में बौद्ध बौद्ध जो थे, तो सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप इन्हीं का उदय हुआ था, किसका, बौद्धों के जो सिद्ध हो गए थे, जो संत, जो विद्वान, जो, तो इनका जो स्वरूप उभर कर आया वही नाथ संप्रदाय हो गया, ठीक है, वही नाथ संप्रदाय हो गया। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया नाथ संप्रदायों ने, इन्होंने जीवन का अधिक से अधिक जीवन को संयम करके बताया, जीवन को संयम में रखना है, सदाचार में रखना है, अनुशासन में रखना बताया इन्होंने। इन्होंने बताया कि परम सत्ता को अपने हृदय में कैसे उतारा जाए। हम जानते हैं कि नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो गोरखनाथ थे, ठीक है। तो नाथ संप्रदाय से हम देखते हैं कि नाथ संप्रदायों ने प्रथम मतलब योग पर बल दिया था और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया इन्होंने, बाह्य आडंबरों का खंडन किया इन्होंने। तो नाथ संप्रदाय से जाकर के आदिकाल की जो कुछ मतलब धार्मिक व्यवस्था थी वो बदली है, ठीक है। हम धार्मिक व्यवस्था बता रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। जो आप ये नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य में आप परेशान रहते हैं क्या है कहाँ से क्या बन जाता है, बड़ी सरलता से जो चीज मैंने समझी है वही समझा रही हूँ। नाथ बताया हमने, सिद्ध बताया हमने, अब मैं जैन बता दूं कि जैन परंपरा क्या है। आपको पता है जैन परंपरा ही रासो साहित्य के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसका मैंने सबका पीडीएफ तैयार किया था, बहुत बढ़िया पीडीएफ तैयार किया था। बस अफसोस हो रहा है कि मोबाइल ने साथ छोड़ दिया और हमारा पीडीएफ सब डिलीट हो गया। अब जैन साहित्य की बात करूं तो जैन साहित्य में क्या है, जैन साहित्य को बता दूं, रासो साहित्य को ही जैन साहित्य भी कहते हैं, है ना, हमें पता है। जैन साहित्य फ्रेंड्स, प्रश्न बनता है कि जैन मत सबसे अधिक जैन मत का सबसे अधिक प्रचार प्रसार कहाँ हुआ, तो गुजरात में हुआ था, है ना। ये ध्यान रखना, इन्होंने ही, जैन मुनि जो थे धार्मिक तत्वों का निरूपण किस भाषा में कर रहे थे, अपभ्रंश भाषा में कर रहे थे। जितने जैन मुनि थे अपभ्रंश भाषा में कर रहे थे, है ना। पुष्पदंत थे, स्वयंभू, हेमचंद्र, धनपाल, ये जो सब थे ना, देवसेन, ये सब क्या कर रहे थे, ये सब जैन कवि की श्रेणी में ही आते हैं। तो ये अपभ्रंश भाषा में अपनी कविता को रच रहे थे, अपनी रचना को रच करके और अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे थे। क्योंकि जब जैन धर्म आया तो वहां से बहुत कुछ हमारे धर्म पर, हमारे मतलब भारत पर बहुत कुछ सुधार हुआ। अब हम बात करते हैं कि जैन रचनाओं में से किसको किसको याद रखना है। तो फ्रेंड्स बता दूं, देवसेन आपको याद रहूं, सालभद्र सूरी आपको याद हो क्योंकि सालभद्र सूरी का कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आसगू कवि का चंदन वाला रास पूछा जाता है। फिर वहीं पर विजय सेन सूरी को याद रखना है ना। स्थूल भद्ररास किसका है, नेमिनाथ रास किसका है, ये प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ से आप इसको याद रखना। अब बात करती हूँ, एक यहाँ पे टॉपिक दिया नहीं है ना, आगे अमीर खुसरो आ जाते हैं। अमीर खुसरो को समझने से पहले बता दूं, एक टॉपिक आता है रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में, कि रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है, कैसे होती है। तो सबसे ज्यादा प्रामाणिक है कि रासो की उत्पत्ति उत्पत्ति जो है रसायन से या रासों से हुई, आचार्य शुक्ल ने तो माना है, लेकिन रासक से हुई है, सबसे ज्यादा इसका प्रमाण मिलता है, ठीक है। रासो शब्द की उत्पत्ति का याद रखना, यदि पूछा जाए तो याद रखना कि रासक से ही सबसे ज्यादा इसकी सर्वमान्य परिभाषा दी गई कि रासक से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, ये चीज याद रखना। और इसके प्रस्तोता विद्वान थोड़ा याद रखना कि कौन कौन ने क्या कहा है। एक प्रश्न बनता है, विद्वान पृथ्वीराज रासो को लेकर के मानते हैं कि मतलब कौन प्रमाणिक है, कौन अप्रमाणिक है, कौन अर्धप्रमाणिक है, कौन कौन मानते हैं, एक प्रश्न यहाँ से बनता है। आप इसको भी थोड़ा देख लेना। अब चलते हैं अमीर खुसरो की ओर। फ्रेंड्स अमीर खुसरो बड़ा सरल है, इसलिए सरल है अमीर खुसरो को पढ़ना क्योंकि अमीर खुसरो में केवल उनकी कविताओं को आपको देखना है, ठीक है। अमीर खुसरो का थोड़ा सा जन्म समय देखना है और केवल उनकी कविताओं को देखना है कि उन्होंने क्या क्या ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है। ये देखना अमीर खुसरो को किन उपाधियों से नवाजा गया है, एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि जैसे अवधि का प्रथम कवि कहा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने,
तो तोता हिंद कह दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। कवियों में राजकुमार कहा है प्रसिद्ध इतिहासविद डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। अब एक प्रश्न और बनता है अमीर खुसरो से कि खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। एक प्रश्न ये बनता है। बाकी खुसरो की खालिक बारी से कुछ रचनाएं कुछ पंक्तियां पूछ जाती हैं। खुसरो की पहेलियां हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है इकाई 5 में, वहां से आप देख लेना। कुछ पंक्तियां वहां से बनती हैं, उसका व्याख्यान पूछा जाता है। ये हो गया। फिर बात करते हैं विद्यापति की। विद्यापति का जन्म समय पढ़ना ही पढ़ना है। विद्यापति बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि विद्यापति की 3 भाषाओं में 14 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, विद्यापति ने 3 भाषाओं में 14 ग्रंथ लिखे हैं। और वो 14 ग्रंथ किस किस भाषा में है ये आपको याद रखना है। कौन से ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में है, कौन से है जो अवहट्ट में है, कौन से जो मैथिली भाषा में। इसका मैं लाइव आदिकाल से लाइव हम एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मित्र हैं जो कह रहे हैं मैम कि आप लाइव करवा दीजिए, हमको कोई ऐप मिल नहीं रहा है, तो मैं वहां से करवा दूंगी। ठीक है, लेकिन बाकी आप ये देखते रहना। एक चीज देखना, आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में क्या क्या तथ्य दिए हैं, है ना। बहुत सरल है, ये कठिन नहीं है। यदि पांडे जी की पुस्तक है तो वहां से देखिए, दृष्टि पब्लिकेशन है तो वहां से देखिए। ये हो गया। फिर विद्यापति को किस संदर्भ मतलब किसने श्रृंगारी कवि कहा, किसने भक्त कवि कहा, किसने रहस्यवादी कवि कहा, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखना, इनको कुछ लोग और उपनाम से उपाधि जो प्राप्त हुई है इनको, वो चीज देख लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उनका पदावली हो गया, आपको देखना है पदावली की रचना मतलब कि किस भाषा में है, यही प्रश्न बनता है। पदावली किस भाषा में है, यही प्रश्न बनता है, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, अब हमने लौकिक साहित्य देखना है। तो लौकिक साहित्य क्या है फ्रेंड्स? लौकिक साहित्य बहुत सरल है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत 3-4 रचनाएं आती हैं। ढोला, मारू, दुहा। अब नाम से स्पष्ट होता है कि ढोला से कौन हो गया, कोई राजकुमार है जो ढोला नाम का है ना। मारू से कोई मारवाड़ी नाम की कन्या है। मारू रा से राजकुमारी हो गई, तो ढोला, मारू, दुहा याद रखना, लौकिक साहित्य में आते हैं, है ना। कहीं कहीं कल्लोल मिलता है इनके रचना का, लेकिन अक्सर आपको बता दूं कुशल राय ही देखने को मिलता है ना। ढोला मारू राह के जो रचनाकार है, कभी कभी कुशल राय ही ऑप्शन आता है। यदि कल्लोल ना रहा तो याद रखना कुशल राय को ही आपको लगाना है। ठीक है, इनकी 1-2 रचना और है, वो देख लेना। ठीक है, बसंत विलास है तो आप देख लेना, ये इनकी रचना से पता चलता है। बात हो रही लौकिक साहित्य की, तो याद रखना कि लौकिक क्या है ना, जिसमें लोक प्रचलित प्रेम काव्य की बात कही गई हो, है ना। तो वो लौकिक काव्य हो गया। ठीक है, क्योंकि बड़ा सरल भाषा में मैंने बता दिया, और यही बात सही है, क्योंकि बसंत विलास जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, बसंत साथ में विलास लगा हुआ है, तो पता चल गया कि स्त्रियों के मतलब स्त्रियों पर आधारित रचना है। बाकी विद्यापति की पदावली भी कृष्ण और राधा के माध्यम से यहाँ भी बड़ा अच्छा प्रेम वर्णन देखने को मिलता है। तो ये बात हो गई फ्रेंड्स। अब बताओ मुझे कहाँ कठिन लग रहा है? इतना सरल है आदिकाल। आदिकाल का आप एक नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स ना, केवल 5 से 6 पेज में बनता है। मैंने 5 पेज का आदिकाल का नोट्स बनाया है, केवल 5 पेज का, और इतना मतलब शॉर्ट में बनाया है। तो बस इतना ही कहना था फ्रेंड्स। आदिकाल में मैंने जो नोट्स बनाए थे वो पीडीएफ तैयार किए थे, उसको मैं ला नहीं पाई, माफी चाहूंगी। इसके माध्यम से मैंने अपनी बात को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज्यादा हो सके इसको वीडियो को शेयर किया करें। बस वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।